हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और मेंस के आज हम लोग डे 24 का क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी अब तक हम लोग 23 क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके हैं। ये हमारी 24वीं क्वेश्चन होने जा रही है। जिस 5वें और 6वें पेपर पे चर्चा अल्टरनेट डे चल रही है। ये क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है, मतलब ये सुबह की बजाय शाम में आप तक पहुंच रही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कल हमने आपको सेंड कर दिया था, आपके पास क्वेश्चन लग गया होगा, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किया होगा। आप जो लोगों ने आंसर्स लिखे थे, आप देखना कि क्या ये काम किए थे या नहीं। देखो ये 200 वर्ड का क्वेश्चन है, 200 वर्ड का क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में आपके ये 12 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 12 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। आप चाहो तो इसमें 09 यानी लगभग 9 नंबर आप यहां से कलेक्ट कर सकते हो, मैक्स नंबर यहां से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि आप लोग समझ जाना कि कितना नंबर आपको मिल सकता था, आपने जो लिखा हुआ है उस हिसाब से। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश, उसको वो साझा करता है, यानी उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करना, उसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा में बाधा, चैलेंजेस जो है वो क्रिएट करता है। तो किस प्रकार की बाधाएं क्रिएट करता है, तो पहली चीज क्या है, इंट्रो। हमेशा आंसर का फॉर्मेट वही सेम जो आपको पिछले 23 क्वेश्चन से हम और रमन सर ने बताया है। इंट्रो, मेन बॉडी आपको लिखनी है और कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन लिखना। ये 3 पार्ट्स आपकी कॉपी में क्लियर दिखने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मैप का यूज जरूर करेंगे इस क्वेश्चन में, ये दिमाग में रखना है, मैप का यूज जरूर करेंगे। ठीक, बेटर होगा अगर आप लोग जो नेपाल वाले, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, अगर उन डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें तो और भी आपके लिए बेटर होगा, और अरेंज करके लिख देंगे। ठीक, अब हम लोग एक चीज स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो इंट्रो में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमको पता है नेपाल के बारे में। नेपाल बाउंड्री बनाता है। आपको पता है कि नेपाल उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कुल टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा, जो नेपाल है उस जिलों के साथ सीमा साझा करता है, अगर हम लोग बाउंड्री लाइन की बात करें तो टोटल 1751 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री लाइन है भारत और नेपाल के बीच में, जिसमें यूपी से जो इसकी बाउंड्री लगती है वो 560 किलोमीटर की लगती है। 560 किलोमीटर की लंबाई क्या है इसकी, अकेले यूपी के साथ है। सेकेंड लार्जेस्ट अगर हम लोग देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है या बाउंड्री है जो यूपी के साथ शेयर करता है। ठीक है, सेकेंड, पहले नंबर पे क्या है, बिहार है, फर्स्ट नंबर पे बिहार है। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो शेयर किसके द्वारा की जाती है, वो उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाती है। अब एक चीज समझो, अब वैसे तो नेपाल हमारा मित्र देश है, ठीक, वीजा मुक्त देश है। अब एक चीज समझो, दिक्कत कहाँ आ रही है, हाल के दिनों में हमने क्या देखा है कि नेपाल के साथ, एक तो भाई ठीक है इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं तो वो तो एक दिक्कत की बात है, लेकिन हमने देखा है कि नेपाल के साथ हमारा क्या है, सीमा विवाद ही चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा काला पानी को लेके, काला पानी और लिपुलेख, ठीक है, इन 2 एरियाज को लेके क्या है, विवाद है। इस पे क्या करता है, विवाद है, नेपाल इस पे क्लेम करता है। अब जाहिर सी बात है जब सीमा विवाद हो जाता है तो सीमा विवाद क्या करेगा कि जाहिर सी बात है तनाव के माहौल को और बिगाड़ देता है। याद करो अभी 2 साल पहले की न्यूज़ थी, बिहार में किसी को गोली मार दी गई थी नेपाली पुलिस के द्वारा या आर्मी के द्वारा, जब वो कुछ अपना जानवर चराने उनके एरिया में चले गए थे, थोड़ा सा बस एरिया में चले गए थे, तो विवादित क्षेत्रों में निकाल गया। ऐसी घटनाएं सामने आ गई थी, मारपीट की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आ गई थी, टेंस माहौल की स्थिति थी। इसी टेंस माहौल की स्थिति से जायज़ बात है कि यूपी भी बाउंड्री शेयर करता है तो यूपी भी गुजरेगा। ठीक, तो इंट्रो में आप सीधी सी बात है कि कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर करती है, कितने जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करती है, सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री है, इन बातों पे चर्चा आप लोग क्या कर सकते हैं इंट्रो में। तो इंट्रो तो यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे दूसरा, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती, तो आप मेन बॉडी में क्लियर हेडिंग डालना, आंतरिक सुरक्षा हेतु चुनौती। मेन बॉडी में आपको हेडिंग क्या डालना है, आंतरिक सुरक्षा हेतु चुनौती। ठीक है, कैसे चैलेंजेस क्रिएट करती है इंटरनल सिक्योरिटी में, उसको हम लोग देखते हैं। ये आपका क्या है, मेन बॉडी है। दूसरी, यहां पे आप जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं ना, लास्ट में आगे की राह पे या गवर्नमेंट के एफर्ट्स पे
चर्चा करके हम लोग आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक चीज समझो, मैं आपको पहले एक मैप दिखाता हूं रेड कॉरिडोर का, ठीक है। आप इस मैप को पहले ध्यान से देखो। देखो ये फोटो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, आप खुद भी इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक बार दिखा भी दूं, ये शायद कोई जीके करके कोचिंग है, जीके कंटेंट है उनका, जीके टुडे, उन्होंने ये मैप, उनका मैप बढ़िया था तो मैंने उनके मैप का यूज़ किया है, पहले बता दूं, ठीक है। अब देखो, जब इस रेड कॉरिडोर को आप लोग देखोगे तो रेड कॉरिडोर का जो एरिया है, ये ध्यान से देना, ये जो आपका रेड कॉरिडोर का एरिया है, ये यूपी के, ये जो आपका पूर्वी यूपी दिख रहा है ना, इस पूर्वी यूपी के साथ वो बाउंड्री शेयर करता है। तो यानी पहली से सबसे बड़ी बात क्या है कि रेड कॉरिडोर का जो बेल्ट है, रेड कॉरिडोर का जो बेल्ट है आपको दिखेगा, वो ईस्टर्न यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। ईस्टर्न यूपी के साथ वो क्या कर रहा है, बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब देखो, आप बोलोगे कि अब क्या है, जाहिर सी बात है, अगर रेड कॉरिडोर ईस्टर्न यूपी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और रेड कॉरिडोर क्या है, नेपाल तक फैला हुआ है, तो इससे आप लोग क्या करना, इतना कुछ आप लोग नहीं बनाना, आप यूपी के मैप में क्या करना, यहीं सिंपली आप लोग को रेड कॉरिडोर यहां से खींच देना है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा पूरी वाली बेल्ट को ऐसे चिपका वो करके आपको रेड कॉरिडोर का वो लाइन बना देना है, ठीक। तो इससे क्या पता चलेगा भाई कि यूपी का कुछ एरिया क्या है, रेड कॉरिडोर को टिक करता है, टच करता है। तो रेड कॉरिडोर जो जो चुनौतियां क्रिएट कर सकती है, उन सारी चुनौतियों का सामना आपका उत्तर प्रदेश भी करेगी। सिंपल बात। अब मैं रेड कॉरिडोर को पहले डिलीट कर देता हूं, ठीक। तो भैया ये तो हम लोग देख लिए कि हाँ भाई, रेड कॉरिडोर यूपी के ईस्टर्न यूपी को टच करता है। और हमको पता है कि रेड कॉरिडोर अपने में क्या है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसको हम लोग संगठित अपराध कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो किसकी है, वो आपके रेड कॉरिडोर को है, रेड कॉरिडोर से, ठीक। रेड कॉरिडोर से आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देने का घटना देखने को मिल जाता है। अब बताते हैं कि सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लोग क्या क्या चीज शामिल कर सकते हैं। तो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी शामिल होती है, मानव तस्करी जैसी घटना शामिल होती है, ठीक है। जाली नोट, ठीक। सीमा पार क्या होता है कि भाई जाली नोट बनाई जाती है और उसको क्या कहता है, वो जाली नोट क्या है, बहुत सबकी बस की बात नहीं होती पकड़ पाना, वो इजीली यूपी में लाया जाएगा और चला दिया जाएगा। तो यूपी में जो इनके बासिंदे हैं, मतलब जो क्राइम को बढ़ा सकते हैं, वो क्या करते हैं, इस जाली नोट के थ्रू अपना कई सारा काम चला लेते हैं। तो मानव तस्करी की घटना आप देखोगे, चाहे वो जाली नोट की घटना हो, चाहे वो मादक पदार्थों की तस्करी की घटना हो, ठीक है, मादक पदार्थों के तस्करी की घटना हो, तस्करी की घटना। और जाहिर सी बात है, जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ये कहीं ना तो कहीं देखेंगे आपके जो टेररिज्म है यानी आतंकवादी घटना है, उसको भी संरक्षण देता है, आतंकवादी घटनाओं को भी, आतंकवादी घटनाओं को भी संरक्षण देता है। आप सब समझा दे रहा हूं आपको, ध्यान देना भाई। आतंकवादी घटना, आतंकवादियों को क्या चाहिए, आतंकवादियों को पहली बात स्लीपर सेल चाहिए, स्लीपर सेल चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, और इन लोगों को जो जाली नोट छाप रहे हैं, जो मानव तस्करी कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए, वेपन्स चाहिए, ठीक है। इनको संरक्षण चाहिए, बाहर से ये लोग बैठे संरक्षण करेंगे, ये स्लीपर सेल्स इनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें, यानी हो क्या रहा है कि आतंकवादी घटनाएं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये एक दूसरे से इंटरलिंक हो जा रही हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, आपको देखने को मिलेगा, कभी न्यूज़ में पढ़ते हो कि उत्तर प्रदेश के इस जिले से, ठीक है, 2 संदिग्ध पकड़े गए जो, ठीक है, इस एजेंसी के साथ संपर्क में, उस आतंकवादी संगठन के साथ संपर्क में। ऐसी घटनाएं नॉर्मली यूपी में आती रहती हैं। तो तत्काल में कोई घटना सामने रहे, उसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो कि हाल ही में, ठीक है, एनआईए के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है, फलाने के द्वारा पकड़ा गया। कुछ इंपॉर्टेंट अगर घटनाएं तत्काल में, करंट में आपके दिमाग में रहे तो बेटर रहेगा, जो करंट की घटना रहे वो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिख भी सकते हो। तो पहली तो दिक्कत क्या हो गई कि उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, ये अपने आप में सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी को लेके चुनौती क्रिएट करती है, सबसे बड़ी चुनौती क्रिएट करती है। क्योंकि मानव तस्करी जो है, मानव तस्करी की जो घटनाएं होती हैं वो या तो बच्चों की होती हैं या महिलाओं की, महिलाओं को शामिल करके क्या करेंगे, ये वेश्यावृत्ति की जो घटना है इसमें वृद्धि कर देती है, वेश्यावृत्ति की घटनाओं में वृद्धि कर देती है, ठीक। तो ये मतलब कि एक तो क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा मिल जाता है। अब हम लोग सेकेंड चीज देखते हैं जो हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। बल्कि मैं कहूँगा कि आप आतंकवादी घटनाओं की वाली जो पॉइंट है, इसको दूसरा पॉइंट बना देना, इसको दूसरा पॉइंट बना देना। क्योंकि देखो, ऐसा रिपोर्ट आई है, ठीक है, कि जो नेपाल में कई जगहों पे क्या है, ठीक है, टेरर कैंप्स
देखे गए थे, मतलब ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली हैं कि नेपाल में टेरर कैंप्स देखे। इसी की वजह से क्या है कि यहाँ से यूपी से कई जगहों से स्लीपर सेल्स की मिलने की खबर मिली थी। ठीक, तो ये सेकेंड पॉइंट आप चाहो ना तो इसको आतंकवादी घटनाओं को ये बता सकते हो, क्योंकि जो नेपाल की बाउंड्री है, ठीक, वो पैरेलल या प्लेन बाउंड्री नहीं है। छिद्रित सीमाओं की उपस्थिति होने के कारण क्या होता है, इनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। छिद्रित सीमाओं की उपस्थिति, हालांकि ठीक है हमारे बीच में समझौता है, ठीक है, छिद्रित सीमाओं की उपस्थिति के कारण, ठीक, कि एक बेहतर बॉन्डिंग हमारे बीच में कि हम देख लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं। अब देखो अगला सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंट अगली पॉइंट लगेगी, वो तीसरी जो मुझे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर चैलेंज क्रिएट करता है। आप देखोगे ये एक पनाहगार स्थान बना हुआ है। पनाहगार मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ से कोई क्राइम करता है और वो भाग के कहाँ चला जाता है, वो भाग के नेपाल चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एक घटना देखोगे यूपी में, कानपुर की वो घटना याद करो, ठीक है, विकास दुबे वाली घटना। वो नेपाल नहीं गए थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मीडिया को देखोगे तो जब वो 2-3 दिन नहीं मिलना स्टार्ट किया तो लोग क्या बोले कि भाई वो नेपाल भाग गया, नेपाल भाग गया, ऐसी मीडिया में खबरें आना स्टार्ट हुई। तो मीन्स क्या है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं यूपी में, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। अभी जो इलाहाबाद में बम कांड हुआ था, देखेंगे ऐसे भी सोर्सेज मिलने कि भाई वो लोग भी क्या है यहाँ पे नहीं है, वो नेपाल में भाग के शरण ले चुके हैं। तो तीसरी काम क्या है कि अपराधियों का पनाहगार स्थल बन चुका है। अपराधियों का ठीक है, जो पनाहगार स्थल बन बैठा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो इलाहाबाद वाली घटना है उससे पता चलता है, इस पर रिपोर्ट भी आई है कि मतलब कि ठीक है वो लोग क्या है, हो सकता हो कि नेपाल भाग गया हो। तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर आपके यहाँ से फॉर एग्जांपल यूपी से कोई भाग के चला जा रहा है कहाँ पे, नेपाल में, यानी यहाँ पे वो सरल पा जा रहा है। हमारे लिए क्या दिक्कत है भाई, नेपाल में जाकर उनको पकड़ पाना, आइडेंटिफाई करना, सबसे बड़ी बात वो यहाँ पे भाग के गए हैं इस बात की पहचान कर पाना। दूसरा देश है, ठीक है, सहायता मिलेगी नहीं मिलेगी 75 दिक्कत। एक तो बात क्या है, अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम के सोल्यूशन में एक पॉइंट जरूर यहाँ से क्या ले सकते हो कि भाई यूपी से अगर कोई नेपाल भाग जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेक पोस्ट तो है ही है, यानी कहीं ना तो कहीं क्या है कि कनेक्टिविटी का अभाव है कि भैया हम अपने लोगों को, सुरक्षा कर्मियों को ये बता नहीं पा रहे हैं टाइम पे कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है, ये घटना करके भागा हुआ है, ठीक है। तो आपको सुझाव में लिखना हो आगे की राह में, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो चेक पोस्ट है इनको हमको और ज़्यादा सुदृढ़ करना होगा, टेक्नोलॉजी को और इनहेंस करना होगा, क्योंकि जो छिद्रित सीमाएं हैं, ये भी देखो आगे की राह में छिद्रित सीमाओं वाले पॉइंट पे आपको क्या लिख सकते हो, छिद्रित सीमाओं वाले पॉइंट पे अगर आपको सुझाव लिखना हो कि भाई कि क्या सुझाव दे सकते हैं यहाँ से इसको रिजॉल्व करने के लिए, तो आपको जाहिर सी बात है इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें अभी किन किन टेक्नोलॉजी की, ड्रोन्स की मदद ले सकते हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें जो अभी हम लोग जब समाधान पे चर्चा करेंगे वहाँ पे इसको चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे दिमाग में रखो कि एक तो हम लोग समाधान पे यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, दूसरी यहाँ पे समाधान पे चर्चा कर सकते हैं कि भैया कि जो पहचान, ठीक है, जो चेकिंग प्रणाली है उसको हमको और दुरुस्त करना होगा, ठीक, तीसरी पॉइंट हो गई। चौथा जो मुझे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक और दिक्कत यहाँ पे आप समझ सकते हो है, एक तो हमने ऑर्गेनाइज क्राइम देख लिया, टेररिज्म देख लिया, अपराधियों का पनाहगार स्थल देख लिया, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखोगे क्या है कि ठीक है, शरणार्थी समस्या देखने को मिल जा रहा है, शरणार्थी समस्या देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब शरणार्थी समस्या आप कैसे देखने को मिल रही? अब देखो तो मधेसी आंदोलन फॉर एग्जांपल यहां पे लिखो कि यार मधेसी आंदोलन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिला कि बहुत सारे, ठीक है, नेपाल के जो नागरिकताधारी लोग थे वो क्या हुए, वो यूपी में आ जाते हैं, ठीक। इसकी बात से खुली बाउंड्री है, ओपन बाउंड्री एक और क्या दिक्कत करती है कि भाई ठीक है लोग आ जाते हैं, खुली बाउंड्री कारण वीजा मुक्त देश है, तो इसका भी क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रोजगार वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, शरणार्थी समस्या बेसिकली करती क्या है, तो एक तो शरणार्थी समस्या है, इन 2 पॉइंट्स आप लोग समझिए। शरणार्थी समस्या से दिक्कत क्या आती है, तो भैया पहली तो दिक्कत आती है कि संसाधन पे दबाव बढ़ जाता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं संसाधनों पे दबाव बढ़ जाता है, अतिशय दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, उसमें एक इजाफा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत में
इजाफा होता है, और जाहिर बात है जब ये अन्य संसाधनों पे अति से दबाव बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग क्राइम की तरफ भाग जाएंगे। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फिर एक नई चैलेंज क्रिएट हो जाती है, आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या होगा, फिर एक नई चैलेंज क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को सोच सकते थे चीज़ों को लिखने में, ठीक है, इस तरीके के पॉइंट्स को आप लोग सोच सकते हैं चीज़ों को लिखने में। और अगर मैं एक आध पॉइंट्स को देखूं, ठीक है, जिसको समझाने के लिए, ठीक है, अब देखो, अब एक बार आप लोग आगे की राह देख लो, ठीक है, आगे की राह देख लो, कुछ पॉइंट्स एक दो और आपको समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि सर ये वाली बात भी लिख सकते हैं। ध्यान देना, आप ये हेडिंग्स का यूज जरूर करोगे। हेडिंग्स देखो कभी भी ध्यान देना है, मेन बॉडी में एक तो क्या, ये मेन बॉडी की जो डिमांड थी वो हो गया, तो हेडिंग और सब हेडिंग का यूज जरूर करनी है, ठीक है, कभी भी मेंस की आंसर राइटिंग करनी है तो हेडिंग एंड सब हेडिंग की यूज करते हुए आगे बढ़नी है, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो अपने दिमाग में जरूर रखना है। एग्जाम्पल्स जहां जहां मिल जाए, एग्जाम्पल्स का प्रयोग करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक। ये बेसिक्स चीज अपने दिमाग में रखना। अच्छा, जो लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो हमारा प्रयास का 2.0 यानी दूसरा बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है 10 जून से, ठीक है। आप इससे संबंधित जो भी जानकारी वो ले सकते हैं। इसमें आपको 50 टॉपिक पहले सेंड किया जाता है, जिन 50 टॉपिक पे रमन सर ने ऑलरेडी चर्चा कर भी दिया है, आप उसको देख सकते हो। उस 50 टॉपिक पे आपको 1 महीने में आंसर राइटिंग कराई जाएगी। इससे संबंधित जो विस्तृत जानकारियां हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो आपकी क्लासेस है ये कंटिन्यू चलती रहेंगी, फ्री में चल रही हैं, फ्री में चलती रहेंगी, ठीक है। इसमें आपकी कॉपी चेक होगी, मॉडल आंसर शेयर किए जाएंगे, तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें। अब लोग आगे की राह देखिए भाई, कि गवर्नमेंट देख रही है कि समस्या तो है, तो आगे की राह क्या है। आगे की राह में देखो, एक तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स अगर देखो कि भाई गवर्नमेंट एफर्ट में बता दूं आपको, गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट पहला क्या है भैया कि एकीकृत जांच चौकियों का निर्माण किए, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो बनाई है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ठीक है, एकीकृत जांच चौकियों की निर्माण की है। सेकेंड बात वो क्या कर रही है, यहां पे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए एक दिक्कत और भी क्या हो रही है, ठीक है, कि इंफ्रा का डेवलपमेंट कम होना, ठीक है, इंफ्रा का डेवलपमेंट कम होना, ये भी एक दिक्कत का विषय है। तो हो क्या रहा है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला जा रहा है, बॉर्डर एरिया BADP डेवलपमेंट प्रोग्राम चला जा रहा है, ठीक है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है, ताकि इस एरिया में जब विकास होगा तो कहीं ना कहीं जो संगठित अपराध है या अपराधियों को जो संरक्षण देने की प्रवृत्ति है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक। इसके साथ साथ क्या हो रही है, सीमा पर आप देखोगे जो तीसरा बॉर्डर मैनेजमेंट भी बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। जैसे आपको देखोगे SSB जो सीमा सशस्त्र बल है, ठीक है, SSB की यहाँ पे आपको बहुत भयानक तैनाती देखने को मिलेगी। जो बॉर्डर आउटपोस्ट SSB के स्थापित किए गए हैं उसमें से 500 के अराउंड है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक फैक्ट्स मैंने पाया है कि 455 के करीब में SSB के बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, उसमें से इन 455 में से जो पोस्ट यूपी में स्थित है उनकी संख्या 148। तो यानी बॉर्डर आउटपोस्ट की SSB की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, यूपी में। तो गवर्नमेंट ने ये एफर्ट किए हुए ऑलरेडी। और क्या किए जा सकते हैं, क्या किए जा सकते हैं, तो पहली बात भैया टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करना होगा, ठीक है। बॉर्डर की निगरानी के लिए आपको क्या करना है, तकनीकी जो दक्षता है वो वृद्धि करने की, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सीसीटीवी की विकास कर दो, ड्रोन का काम कर सकते हो, ड्रोन इमेजिंग या फिर ड्रोन निगरानी कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। नाइट विजन डिवाइस को हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि छिद्रित सीमाओं के कारण अवैध आवाजाही होती रहती है, नाइट विजन डिवाइस यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा चुनौती में एक तो लिख देंगे कि कहीं ना कहीं की जो सीमा प्रबंधन है उसमें भी मतलब एक खामी देखने को मिलती है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है सीमा हैदर का, ठीक है, ना पकड़ा जाना और सुरक्षित इंडिया में प्रवेश कर जाना, लंबे समय तक रह जाना भारत में, ये भी तो यूपी की घटना है। तो ये भी बताता है कि इंटरनल सिक्योरिटी, भाई कल को कोई भी आ जाएगा, ये तो कोई भी रहने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। और उन्होंने क्या कहा कि मैंने केवल और केवल बोल दिया कि मेरा ID कार्ड जो आधार कार्ड है वो गायब हो गया, ये जो बोली थी, आधार कार्ड गायब हो गया और मेरे पति वहाँ पे हैं, फ़ोन से बात करा दिया और ठीक है ये एंट्री कर गई। तो ये भी इंटरनल, इतनी उदारता भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत चैलेंज खड़ा कर देगी, ठीक है। ये अवैध प्रवासन को बढ़ावा तो,
ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नाइट विजन डिवाइस की इस्तेमाल को बढ़ावा दे दिया जाए, ठीक, ये काम। सेकेंड क्या है, देखो कहीं कहीं क्या है कि हम लोग बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट का अभाव होगा, सीधी सी बात है। तो होता क्या है कि डेवलपमेंट के अभाव क्या करती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है। तो उसकी वजह से हमको क्या करना होगा, बेहतर संवाद क्रिएट करना होगा। बेहतर, ना केवल यहाँ पे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करें, बेहतर संवाद। क्यों ना बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी के लिए यहीं से कुछ सुरक्षा, ठीक है, कर्मी डिसाइड करते हैं कि भैया कि ठीक है, आप क्या करो, इन एरियाज की बेहतर पहचान करते हो, आप ही यहाँ की एरियाज की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी उठा लो, ठीक है। इनकी जो एसएसबी है, एसएसबी से, सीमा सुरक्षा बल से बेहतर कनेक्टिविटी हो जाए, कुछ भी उथल पुथल, ठीक है, दिखाई पड़े, एसएसबी को संपर्क कर लें। तो ये दूसरी पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, दूसरी पॉइंट है। तीसरा नंबर पॉइंट देखो क्या करना चाहिए, जो कहते आपका जो गुप्तचर सिस्टम है, गुप्तचर व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करना होगा और सुदृढ़ करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेपाल में ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस आए हैं जिसमें बताया कि वहां पे क्या है, टेरर कैंप्स हैं कुछ, ठीक। और ये टेरर कैंप्स क्या करते हैं, स्लीपर सेल्स को जन्म देते हैं। कहां पे? भारत की भूभाग पे, विशेषकर उत्तर प्रदेश में भी घटनाएं देखने को मिली हैं। तो अगर गुप्तचर व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो भैया न ये वहां पे कैंप्स रह पाएंगे, न यहाँ पे स्लीपर सेल्स हो पाएंगे, ठीक है। तो ये आंतरिक सुरक्षा हमारी और बेटर हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स को लिखते हुए आप लोग आगे की राह को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इनको लिखते हुए कंप्लीट कर सकते हो। आप चाहो तो जाति एवं धार्मिक जो वैमनस्यता है उसको भी शामिल कर सकते हो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में। तो इस तरीके से आपका एक बेहतरीन इंट्रो मतलब जो आंसर है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने फिगर बनाया, चित्र बनाया है, तो यहां से आपको 0.50 to 1 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे जो जिले हैं उनका क्रम यहाँ पे डिसाइड कर दिया है, लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया कि ऐसे बना के कि भैया बाउंड्री कितनी है, तो 560 किलोमीटर की बाउंड्री है, ठीक। अगर आपने काला पानी और लिपुलेख वाला लोकेशन दिखा दिया, विवादित लोकेशन, तो आपको 1 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा, 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करते हुए अगर आंसर्स को अपने लिखा हुआ है सारी बात, तो भैया 1.5 नंबर, कम से कम 1 से 1.5 नंबर आपका यहाँ से बढ़ जाएगा। आगे की राह पे, अगर आगे की राह पे गवर्नमेंट के एफर्ट पे, ठीक है, चर्चा किया हुआ है, आप लोगों को आगे की राह लिख दो और कंक्लूजन में गवर्नमेंट एफर्ट डाल दो कि गवर्नमेंट, ठीक है, नेपाल के द्वारा जो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां क्रिएट हो रही हैं उनसे निपटने के लिए ये प्रयास कर रही है, कंक्लूजन में शामिल कर दो। तो ये चीजों से क्या है, आपका कम से कम 1 से 1.5 नंबर इधर बढ़ जाएगा। नॉर्मल क्या है, एवरेज मार्क्स आप देखो कुछ भी लिख दोगे, थोड़ा मोड़ा जो भी समझ में आया आपको, जो आप सुनते रहो, तो भैया 3 नंबर, 3 से 4 नंबर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 नंबर, खासतौर पे 3 नंबर, इसके आगे 3 से 9 तक ले जाने के लिए आपको अच्छी खासी वैल्यूडेशन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो समय काल की अवधि है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 चीजें तैयार हो जाएंगी। अच्छा, किसी को ये तो दिक्कत नहीं है कि सर इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। ह्यूमन टर्म, मैंने एक चीज की नॉर्मली इंग्लिश तो वैसे बीच बीच में बोलने की कोशिश की है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी, इतनी चलती है, ठीक। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास आपको समझ में आई हो। प्लीज क्लासेस समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना GS6 का रहेगा, GS5 को हम लोग अगले दिन के लिए तैयार करेंगे। तो मैंने अब तक कुछ दिनों तक हिस्ट्री उठाई, फिर बीच में अभी संग्रहालय पे क्वेश्चन करा दिया, इस बार इंटरनल सिक्योरिटी उठाई। इसी तरीके से GS5 डायमेंशन बदलते 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 विश्वास रखो इस प्लेटफॉर्म को GS5 और 6 का एकमात्र विकल्प और सबसे बेहतरीन विकल्प क्रिएट करेंगे। जब लगातार हम लोग काम करेंगे, आपको पता चल पाया कि 24 डेज की आंसर राइटिंग कंप्लीट करा दी हम लोगों ने, ठीक। और वीडियो क्लासेस की कीमत मैं बताऊं कि लोग नॉर्मली इसी क्लासेस की कीमत मार्केट में हजारों रुपए रखे हुए हैं, ठीक। और इसको बंद नहीं करेंगे जब तक 5वीं और 6वीं पेपर पे इतना काम नहीं करा देंगे कि किसी को कुछ करना ही ना पड़े, तब तक इसको चलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।